दिल्ली की सर्दी की एक तेज हवा वाली रात थी, जब एडवोकेट विक्रम मल्होत्रा अपनी वकील की वर्दी उतारकर थकान से चूर अपनी स्टडी में दाखिल हुए। उनकी आंखों में बीते दिन की अदालत की बहस की परछाइयां अब भी थी, पर आज कुछ अलग था। उनकी डेस्क पर एक सादा लिफाफा पड़ा था, जिस पर उनका नाम खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था। उस पर कोई एड्रेस नहीं था, न ही कोई स्टैम्प। विक्रम ने हैरानी से लिफाफे को खोला। अंदर एक पुरानी पीली पड़ी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अनजान चमक। पर तस्वीर के नीचे लाल स्याही से एक लफ्ज लिखा था, इंसाफ। विक्रम का दिल एक पल के लिए बैठ गया। यह तस्वीर उनकी बहन प्रिया की थी, जो 10 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में गायब हो गई थी। पुलिस ने उसे भागा हुआ करार दे दिया था, पर विक्रम को हमेशा से शक था। अब यह तस्वीर 10 साल बाद क्या यह कोई नया राज खोलने वाली थी? अगली सुबह विक्रम ने अपने सभी काम छोड़कर इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने तस्वीर के पीछे देखा। एक छोटा सा नंबर लिखा था, 7 12 5। यह प्रिया के गायब होने की तारीख थी। और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा सिंबल बना था, एक टूटी हुई घड़ी। विक्रम को याद आया, प्रिया को पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक था, खासकर पुरानी घड़ियाँ। उसने अपनी डायरी निकाली और पुरानी एंट्रीज पलटने लगा। प्रिया के गायब होने से कुछ दिन पहले उसने एक पुरानी घड़ी खरीदी थी, एक अनजान दुकान से, जिसका जिक्र उसने अपनी डायरी में किया था। दुकान का पता सिर्फ एक कोड में लिखा था, पुरानी सड़क, कोठा नंबर 3, चांदनी चौक के पीछे। विक्रम को लगा यह घड़ी ही इस रात की चाबी हो सकती है। वह तुरंत चांदनी चौक की तरफ निकल पड़े। पुरानी सड़क पर पहुंचकर उन्हें कोठा नंबर 3 ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई। वह एक छोटी सी धूल भरी दुकान थी, जिसके बाहर पुरानी घड़ियों का ढेर लगा हुआ था। दुकान के अंदर एक बूढ़ा और खामोश आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में जैसे सदियों का राज छुपा हो। विक्रम ने उससे प्रिया की तस्वीर दिखाई। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियाँ गहरा गई। उसने धीरे से कहा, यह लड़की यह घड़ी लेने आई थी। कौन सी घड़ी? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े आदमी ने एक कोने में रखी हुई एक जंग लगी हुई घड़ी की तरफ इशारा किया। यह घड़ी, उसने कहा, इसमें एक राज छुपा है। जिस दिन इसकी सुई ठीक 12 पर रुकेगी, उस दिन वह राज खुलेगा। विक्रम ने उस घड़ी को खरीद लिया और उसे लेकर सीधा घर लौट आया। रात भर उस घड़ी को गौर से देखता रहा। उस घड़ी की सुई ठीक 12 पर रुकी हुई थी। उसने घड़ी को घुमाया पलटा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी नज़र घड़ी के पिछले हिस्से पर पड़ी, जहाँ एक छोटा सा स्क्रू ढीला था। उसने स्क्रू को खोला। अंदर एक छोटा सा माइक्रोफिल्म छुपा हुआ था। विक्रम ने उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ा। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माइक्रोफिल्म में प्रिया के कुछ वीडियोस थे। पहली वीडियो में वह खुश थी, पर अगली ही वीडियो में उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तीसरे वीडियो में वह एक शख्स से बात कर रही थी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आवाज़ थी एक शैतानी हंसी। और आखिरी वीडियो में प्रिया कुछ डॉक्यूमेंट छुपा रही थी, और उसकी आवाज़ में एक सरगोशी थी। मुझे पता चल गया, वह सबूत इनकी असलियत दिखाएंगे। और फिर वीडियो कट हो गया। विक्रम को समझ आ गया, प्रिया किसी बड़े राज का पर्दाफाश करने वाली थी, और इसी वजह से उसे गायब कर दिया गया। पर क्या था वह राज और कौन थे वह लोग? अचानक उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। विक्रम ने उठाया। दूसरी तरफ वही शैतानी हंसी थी, जो उसने वीडियो में सुनी थी। तो तुमने घड़ी का राज ढूंढ लिया, आवाज़ ने कहा। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई एडवोकेट मल्होत्रा। तुम्हारी बहन का राज अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। विक्रम ने तुरंत कॉल काट दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। पीलिया ने जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया था, वह कहाँ होंगे? और वह शैतानी हंसी किसकी थी? विक्रम को याद आया, प्रिया ने एक बार जिक्र किया था कि उसने अपनी कुछ रिसर्च एक पुरानी लाइब्रेरी में की थी, जहाँ वह अक्सर जाती थी। अगली सुबह विक्रम लाइब्रेरी पहुंचा। उसने लाइब्रेरी के कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक किए और प्रिया के नाम से इशू की गई बुक ढूंढी। एक किताब थी, द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली डार्क सीक्रेट। उस किताब के बीच में एक चिप लगा हुआ था, और उस चिप में उस राज के सारे सबूत थे। वह सबूत एक बड़े करप्शन स्कैम से जुड़े थे, जिसमें दिल्ली के कुछ बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे।
प्रिया को यह सब पता चल गया था और वह इसका पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे चुप करा दिया गया था। विक्रम ने सारे सबूत इकट्ठा किए। उसने अपनी जान का खतरा उठाकर भी प्रिया के लिए इंसाफ दिलाने का फैसला किया। और क्या वह इन शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, या फिर प्रिया की तरह वह भी इस राज में खो जाएगा? विक्रम ने छिपे छिपे सबूतों को देखा तो उसका खून खौल उठा। प्रिया का शांत मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसको यकीन हो गया था कि प्रिया का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके पीछे शहर के कुछ सबसे ताकतवर और भ्रष्ट लोग थे। इन सबूतों में केवल आर्थिक घोटाले का ही नहीं, बल्कि कुछ हाई प्रोफाइल हत्याओं का भी जिक्र था। उन्हें दबा दिया गया था। विक्रम जानता था कि यह सिर्फ उसकी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शहर के इस अंधकार से आज़ाद कराने की जंग थी। उस रात विक्रम ने अपनी अदालत की किताबें एक तरफ रख दी। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक योद्धा था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और पूर्व पुलिस अधिकारी दीपक को फ़ोन किया। दीपक अब एक निजी जासूस था और उसकी आंखें उन गलियों के राज पकड़ सकती थी जहां कानून की पहुंच नहीं थी। विक्रम, सब ठीक तो है? दीपक की आवाज़ में चिंता थी। उसने विक्रम को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। सब ठीक नहीं है दीपक, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिया के केस में कुछ ऐसा मिला है जिससे दिल्ली हिल जाएगी। विक्रम ने दीपक को माइक्रोफिल्म के बारे में बताया और उसमें छुपे सबूतों की जानकारी दी। दीपक सुनकर सन्न रह गया। वह जानता था कि जिन लोगों के नाम विक्रम ले रहा है वे कितने खतरनाक थे। अगले कुछ दिनों तक विक्रम और दीपक ने चुपचाप तरीके से इन सबूतों को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने उन लोगों के बारे में और जानकारी जुटाई जो इस घोटाले में शामिल थे। उनकी योजना थी कि वे एक साथ सभी सबूतों को मीडिया और सही अधिकारी के सामने रखेंगे, ताकि किसी को भी सबूत मिटाने का मौका न मिले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। एक शाम जब विक्रम अपनी गाड़ी में था तो एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। विक्रम बाल बाल बच गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया विक्रम, दीपक ने उसके अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए कहा। तुम्हें सावधान रहना होगा, यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। विक्रम के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। मुझे पता है दीपक, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। प्रिया के लिए और उन सभी के लिए जिन्हें इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, मुझे यह जंग लड़नी होगी। विक्रम और दीपक ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्हें पता था कि वे खुले तौर पर इन लोगों से नहीं लड़ सकते। उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। माइक्रोफिल्म में एक सीक्रेट मीटिंग का जिक्र था, जहां ये लोग अपने अगले बड़े कदम की योजना बनाने वाले थे। विक्रम और दीपक ने उस मीटिंग की जगह और समय का पता लगा लिया। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा था, विक्रम और दीपक एक सुनसान गोदाम की तरफ बढ़े, जहां वे बैठक होने वाली थी। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। जैसे ही उन भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं ने अंदर कदम रखा, उनके चेहरे से नकाब उतर गए। विक्रम ने उन सबकी पहचान कर ली। वे वही लोग थे जिन पर उसे पहले से शक था। बैठक के दौरान उन्होंने अपने सारे कागज कारनामे कबूल किए, यहाँ तक कि प्रिया की हत्या का भी जिक्र किया। विक्रम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। यह उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। जब वे सबूत लेकर बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। यह उन लोगों के गुंडे थे जिन्हें उनकी जासूसी का अंदेशा हो गया था। एक खूंखार लड़ाई छिड़ गई। विक्रम अपनी अदालत की किताबों से कहीं ज़्यादा अपनी तेज बुद्धि से लड़ा, जबकि दीपक अपने पुलिस के अनुभव का इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें कई चोटें आई, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। अंत में वे सबूत लेकर साथ भागने में कामयाब रहे। अगली सुबह विक्रम ने सारे सबूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिए। पूरे देश में सनसनी फैल गई, मीडिया में भूचाल आ गया और पुलिस पर कार्रवाई करने का भारी दबाव पड़ा। जिन लोगों ने सोचा था कि वे कानून से ऊपर हैं, वे अब जनता की नज़रों में बेनकाब हो गए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक के बाद एक गिरफ्तारी होने लगी। कई प्रभावशाली लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। प्रिया को इंसाफ मिला और शहर ने एक नई सुबह देखी। विक्रम ने अपनी बहन की तस्वीर को देखा, जिसमें वह मुस्कुरा रही थी।
विक्रम ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी सच्चाई और न्याय को कायम रखा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल साथ ईयर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।